हेलो आर्की बैक्टीरिया, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 3 में। स्टडी क्लिक आपका स्वागत करता है इस सेगमेंट में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन थेरेपी। मतलब तबीयत खराब होती है और हम सही भी होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करना भूल जाते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे। एक बार डिस्कस किया था आपसे ड्रग टारगेटिंग के बारे में, जहां पे एक ऐसी दवा के बारे में बात की जा रही थी जो आपके लिए स्पेसिफिक होगी, यानी इंडिविजुअल स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी मेडिसिन के अलावा जो और भी अदर मेथड्स हैं कि बीमारी होने से पहले ही क्या करें, खत्म कर दें। तो जैसे ही हमारे कैप्टन अमेरिका ने कहा था कि जब भी किसी जंग को शुरू होने से पहले जीतने की कोशिश की जाती है, मासूम लोग मारे जाते हैं। तो सवाल यहां भी वही है, जब जब किसी बीमारी को होने से पहले ही ठीक करने का प्रयास किया गया है, एथिकल इशू सामने आया है। कैसे आया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जीन थेरेपी क्या है, पहले जीन थेरेपी का यूज बताएंगे, उसके बाद इनके हम इशूज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जीन थेरेपी क्या था, इन्होंने कहा कि जीन थेरेपी में, जिसमें करेक्टिंग थेरेपी के नाम से जानते हैं इसको, साथ ही साथ में इसमें आप ट्रीट कर सकते हैं हेरिडेटरी डिजीज को, और अगर आपने डायग्नोज कर लिया इसको अर्ली स्टेज में, देन किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी एम्ब्रियो के अंदर आप उस चेंज को ले आ सकते हैं। इसीलिए इसको हम जीन थेरेपी कह रहे हैं। इसमें एक और चीज बात है, इट इज अ मेथड वेयर जीन इंसर्टेड इनटू सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। वेरियस मेथड है हमारे पास जीन को ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर करेंगे, उसको क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। तो ये वही हुआ कि बीमारी हुई या होने वाली है, आगे चल के दिखाई देगी, उसको पहले हमने क्या किया, करेक्ट कर लिया, क्योर कर लिया। तो प्रिंसिपल क्या है जीन थेरेपी के, जीन थेरेपी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। जीन थेरेपी जिस प्रिंसिपल पे काम करती है उसका नाम है नॉर्मल जीन, जिसमें हम काम करते हैं कि नॉर्मल जीन को गेट इंसर्टेड कराएंगे इनटू द इंडिविजुअल्स विद द जीन डिफेक्ट। जो भी जीन डिफेक्ट था उस इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे इंट्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, नॉर्मल जीन विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपेंसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। यानी मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी में कोई एक पार्ट खराब है, कोई एक जीन खराब है, और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो जीन रिस्पॉन्सिबल था इनकी बॉडी में भैया ऐसे हेयर के लिए, ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए। तो अब ये खराब था, तो हमने क्या किया, इनके अंदर एक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस किया। हेल्दी जीन आएगा, इनकी बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये जीन डिफेक्ट क्या होंगे, एनी हाउ सही हो जाएगा। एनी हाउ कैसे सही हो जाएगा, हमको पता है कि जीन थेरेपी। तो पहले ये हेयर कलर थे, बाद में ये वाले हेयर कलर आ जाएंगे। इसको क्या बोला हमने, जीन थेरेपी। यानी उस जिस सेल को, जिस जीन को ट्रांसफर किया था, उसने खराब वाले को हटा दिया और नए वाले का क्या किया, टेक ओवर कर लिया फंक्शन, ठीक है। इसी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी हुआ था, ये 1990 की घटना है। 1990 में एक 4 साल की बच्ची जो कि पैदा हुई थी, उसके पास एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एक एंजाइम है जो नहीं पाया गया। इस एंजाइम का फंक्शन हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे। तो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी पाई गई, तो सबसे पहले इसको ट्राई किया ट्रीट करने के लिए कि चलो बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से ट्रीट करते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा। बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन इफेक्टिव नहीं रहा, क्यों, बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, एडीए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। इसमें जीन के डिलीशन की वजह से होता है। तो आप बोन मैरो ट्रांसफर करके या ट्रांसप्लांट करके इसको इफेक्टिव या परमानेंट क्योर नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या किया, जीन का डिलीशन हुआ था, तो जीन का इंसर्शन ही तो एकमात्र रास्ता बचेगा फॉर द एडिनोसिन डीएमिनेज, यानी वो जीन ही इसकी बॉडी में गायब हो गए जिनकी वजह से ये एंजाइम बनने वाला था। तो ये एंजाइम नहीं बना, चलो बनाते हैं एंजाइम को पकड़ के वापस से। वो एंजाइम, इसका नाम एडिनोसिन डीएमिनेज है। ये क्रूशियल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम फंक्शन। अगर ये नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, ढंग से नहीं करेगा। तो जो जीन थेरेपी हम लोग करते, इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड की लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड वाली सेल्स, अब इनका नंबर क्या है, करेंगे लाइफ स्पैन कम होती है। रेदर देन कंपैरिजन करेंगे आप आरबीसी से, तो आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, उसका सर्वाइवल रेट उतना है, लाइफ स्पैन इनका कम है, 40-45। अगर कम है लाइफ स्पैन, तो इनको बार बार पीरियोडिकली आपको टाइम टू टाइम क्या करना, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसकी लाइफ में ना, उसकी बॉडी में, इसलिए ये खर्चीले भी बहुत हैं। तो लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स आर आइसोलेटेड एंड ग्रोन इनटू द कल्चर मीडियम। तो लिम्फोसाइट को हमने निकाला पेशेंट की बॉडी से, आइसोलेट किया, ग्रो कराया कल्चर मीडियम में, और उसमें फंक्शनल एडीए डाल दिया। मतलब अब वो फंक्शनल एडीए जो फंक्शन कर रहा है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगा, उसको रिड्यूस किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर। अब जब ये रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू अंदर जाएगा, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर जाएगा, तो रिटर्न कर देंगे इसको पेशेंट के पास। अब उसके अंदर ये बीमारी नहीं होगी। जैसे
क्योंकि आप जानते हैं कि लिम्फोसाइट क्या है, हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, कम जीता है, इसकी लाइफ स्पेन कम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को आर पीरियडिकली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट्स, आपको बार बार एक निश्चित समय दे देंगे, 30 दिन के अंदर आपको आना है, विद इन 30 डेज अगर आपको बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा और आपको वो दवा जो है ब्लड के फॉर्म में, लिम्फोसाइट के फॉर्म में चढ़वाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बार बार पीरियडिकली आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए खर्चा भी पड़ता है और एफिशिएंसी भी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट क्योर हो जाए, तो परमानेंट क्योर के सेंस में आप क्या करेंगे कि बोन मैरो निकालिए, जरूरी है, बट इफ जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, आप बोन मैरो से वो जीन ही निकाल लीजिए जो सेल प्रोड्यूस कर रही हैं एडीए। तो अगर हमको इतना पता चल जाए कि बोन पता चल गया है, चल क्या जाए, हम तो जानते हैं बायोटेक में इतना हम कर चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, तो क्या किया, बोन मैरो से वो सेल ही निकाल ली जो एडीए बनाता था और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कहां पे, इनटू द सेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। हमने आपसे पहले कहा था कि अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए तो क्या करना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्ड फॉर्म में, जब बच्चा था वो तभी क्या करिए, इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अब आपको मिल जाएगा परमानेंट क्योर। यानी अब आपको बार बार वो पीरियोडिक जो चेंज करवाना था, ब्लड चढ़वाना था कीमो के नाम पे, फलाना ढिमाका के नाम पे, अब वो नहीं करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा इस बच्चे का। नेक्स्ट इस सेगमेंट में अगला है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हम पहचान सकते हैं, किसको पहचानना है भाई, पहचानना उसको कि बीमारी होने वाली, उससे पहले उसको हम पहचान ले, तो हाँ पहचान सकते हैं। हमें इसमें टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, द टेक्निक यूज टू डायग्नोज एंड मॉनिटर डिजीज, जिसमें हम डिजीज को मॉनिटर करने वाले हैं, जिसमें रिस्क पता चल जाए कि क्या रिस्क हो सकता है और डिसाइड कर सके कि ये थेरेपी यूज करने वाले हैं। मतलब बीमारी होने वाली है, होगी, उससे पहले डिटेक्ट कर लें कि रिस्क क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी थेरेपी हम यूज कर सकते हैं, ट्राई करेंगे ये सही हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये सबसे क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट होगा, विच थेरेपी विल वर्क बेस्ट फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में होता क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज बिकम इफेक्टिव, इसमें जो आप डिजीज का ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो काफी इफेक्टिव, प्रभावशाली हो जाएगी। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, समय से पहले अगर आपने डायग्नोस कर लिया, समझ लिया उसके मैकेनिज्म को, पैथोफिजियोलॉजी होती है, बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो भी साइड इफेक्ट्स बनने वाले उससे हम बचा लें, किसको बचा लें, पेशेंट को बचा लेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने यूज किया कन्वेंशनल मेथड, उसमें क्या दिक्कत थी, मतलब आप कहते हैं भैया ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, सीरम टेस्ट करा लो, इसमें जो भी बीमारी होगी पता चल जाएगा। अरे पता तो चल जाएगा, जो भी ये कन्वेंशनल मेथड है आपके ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब वो पूरा डिटेरियोरेट कर चुका होता है, अपना फंक्शन स्टार्ट कर चुका है, तब जाके वो इन सब पार्ट में रिलीज होना शुरू होता है, तब आपको पता चलता है, मतलब लेट हो चुका है भाई, लेट नहीं करना है, पहले डिटेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल मेथड जिसमें आपने डायग्नोस किया था सीरम या यूरिन टेस्ट के थ्रू, ये अर्ली डिटेक्शन जो होता है इसमें ये नॉट पॉसिबल है। आप बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे बीमारी कौन सी होने वाली है तो नहीं, मतलब जब सिम्टम आपको यूरिन में या ब्लड में मिलेगा इसका मतलब देर हो चुका है। तो अर्ली डिटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सवाल नीट में आया था भाई, इसी बार 2024 में इन्होंने नीट में ये सवाल पूछ लिया था कि अर्ली डिटेक्ट करना है, स्टेटमेंट वाइज दिया था कि अर्ली डिटेक्ट करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। तो यही है, 3 मेथड हैं जो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, एक मेथड ऐसा होगा जो डिटेक्ट नहीं करेगा। उसमें क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हैं तो आप इससे पता कर सकते हैं कि अर्ली डिटेक्शन होगा या नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं होगा। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो भी सस्पेक्टेड आपको पार्टिकल्स मिलेंगे उनका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चला लीजिए, ढेर सारा कंपाउंड एलिमेंट बना लीजिए, सेगमेंट बना लीजिए और उसके बाद एनालाइज करिए क्या डिजीज कॉज कर सकता है। तो माइन्यूट से भी अगर उसमें होगा, पाया जाएगा एलिमेंट के फॉर्म में, तब भी वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो पीसीआर आपने यूज किया होगा कोविड-19 के समय पे, अगर थोड़ा बहुत बुद्धि याद आ रही है तो कोविड-19 में हमने क्या यूज किया था, टेस्ट आरटी-पीसीआर बोला था उसको। आरटी-पीसीआर का मतलब क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, यानी उस वायरस में क्या रहा होगा। अच्छा वो सेंट्रल डोग्मा याद है, सेंट्रल डोग्मा में ये हुआ था कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये 3 मैकेनिज्म हुए थे। हम कह रहे हैं कि आरएनए से डीएनए बन जाए तो क्या होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को तो इन्होंने यूज किया आरटी के नाम से, तो आरटी-पीसीआर चलाइए और क्या होगा, वायरस का जो पार्टिकल होगा आप उसको बना लेंगे। नेक्स्ट है एलाइसा। एलाइसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एंजाइम के बेसिस पे काम करता है। हम इससे भी क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। जैसे HIV एड्स के अगर सस्पेक्टेड पेशेंट्स वगैरह हैं तो उनमें आप डिटेक्शन तो कर लेंगे एलाइसा से, लेकिन बचा नहीं पाएंगे क्योंकि इसका अभी तो कोई डिजीज या कोई भी ड्रग या मेडिसिन नहीं आई है। सिग्निफिकेंस क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोस कर रहे हैं किसी डिजीज को तो क्या इसका महत्व, क्यों कर रहे हैं, क्या कर लेंगे करके। बेनिफिट ये है कि पीसीआर जो है डिटेक्ट कर सकता है पैथोजन को इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन।
अगर पैथोजन का नंबर बहुत कम है, बहुत ही कम है, माइन्यूट में है, तब भी पीसीआर डिटेक्ट करके बता देगा भैया इनको ये बीमारी, इनके अंदर ये वायरस है, ये बीमारी हो सकती है, तो बचा लो, दवाई स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, डिटेक्ट एचआईवी। एचआईवी डिटेक्ट कर सकता है बट इन सस्पेक्टेड पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें सस्पेक्टेड है, शंका है कि इसके अंदर है, तो हम एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। जीन में म्यूटेशन अगर होने वाला है, जैसे म्यूटेशन मतलब कैंसर, म्यूटेशन हुआ नहीं कैंसर हुआ, वो हॉलीवुड फिल्मों में होता है कि म्यूटेशन हो गया तो आप एक्समैन बन गए, वल्वरिन बन गए, लेकिन इसमें जब होगा तो क्या बनेंगे, इसमें होगा तो सीधा कैंसर बनेगा, कैंसर निपटा के मानता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कैंसर है, हालांकि अब बचने लगे हैं इसमें। नेक्स्ट, डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होने वाली है या हो गई है, हो सकती है, इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से। और लास्ट है इसका सिग्निफिकेंस, वर्क ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस कर काम करता है ये, एंटीबॉडी एंटीजन या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। ये एलाइसा के लिए भी काम करता है, एलाइसा जो भी है, एलाइसा भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करती है, इसका ये फंक्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए अगला है ट्रांसजेनिक एनिमल। हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए, क्या जरूरी है। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये होता है कि वो एनिमल, कोई भी एनिमल हमारे पास है, उसका जीन हमें अल्टर करना है, हमको ये वाला जीन नहीं पसंद आ रहा है, इसके अंदर ये जो ट्रेट बन रही है अच्छे नहीं है, तो क्या करिए, चेंज कर दीजिए। चेंज क्या करते हैं, जो डिजायर्ड जीन आपके पास होगा ले आइए, डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसी वेक्टर के थ्रू उसके बॉडी में, उसके अंदर चेंज आएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल, क्योंकि जीन चेंज किया तो ट्रांस हो गया, तो ट्रांसफॉर्म हुआ तो ट्रांसजेनिक एनिमल बना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में एनिमल के डीएनए में फॉरेन डीएनए मिला देंगे, फॉरेन जीन मिला देंगे, डिजायर्ड जीन मिला देंगे, वो एनिमल क्या होगा, ट्रांसजेनिक। कारण क्या है, क्यों बना रहे हैं आप, हम बना इसलिए रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट जो है किसी एनिमल का वो समझ सके। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज कर सके, डिजीज जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता कर सके, जैसे अल्जाइमर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी स्टडी कर सके। अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, कैसे बना था, ट्रीट कैसे करें, कौन सी मेडिसिन काम करेगी, मार्केट में लॉन्च कब करनी है दवा, एक नई फैक्ट्री खोलनी है, क्योंकि नया बीमारी नया मेडिसिन, नई मेडिसिन नई फैक्ट्री, लॉन्च करो, महंगे में बेचो उसको, पुरानी दवाएं सस्ती हो गई हैं। तो इस सीरीज में इन्होंने क्या किया, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाया। इसका सिग्निफिकेंस ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का कारण एक ये भी है कि आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं उससे, जैसे ये तो ह्यूमन के लिए अच्छा है ना। हमने क्या किया, एक ह्यूमन प्रोटीन देखा, ह्यूमन प्रोटीन हमारे लिए क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, और इससे हम ट्रीट करते हैं एम्फीसेमा नामक बीमारी। एम्फीसेमा के अलावा हम फेनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। एक एंजाइम है हमारे पास, एक प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि ह्यूमन प्रोटीन है, अगर ये हम कहीं किसी तरीके से बना लें, कहीं से हमको मिलने लगे, बनता ह्यूमन के अंदर, अब ह्यूमन को मार के उसके अंदर से तो प्रोटीन निकालेंगे नहीं, तो अगर ये प्रोटीन मिलने लगे, बन जाए किसी तरीके से, तो हम क्या करें, ट्रीट कर लेंगे। तो ट्रीट कैसे किया इन्होंने, ट्रीटमेंट को 1997 में अंजाम दिया गया, रिसर्च की गई, सबसे पहला ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया। ट्रांसजेनिक एनिमल की बात नहीं हो रही, ट्रांसजेनिक और क्लोन अंतर है। तो यहाँ पे जीन को ट्रांसफर करके एक काऊ बनाएगी, गाय बनाएगी, उसका नाम है रोजी। रोजी रखा, रोजी क्या कर सकती हैं, रोजी कर सकती हैं कि प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर के अमाउंट में वो प्रोटीन पाई जाएगी। प्रोटीन कौन सी होगी बेटा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाएगी। इसके अलावा और क्यों बना सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल, इसलिए भी बना सकते हैं कि हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी सेफ्टी को टेस्ट करना है, सही है खराब है, क्या रिएक्शन है, इसके बेस पे भी हम बना सकते हैं। तो इसलिए भी बना रहे हैं ताकि इसको हम क्या कर सके, इंट्रोड्यूस करके इसको चेक कर सके। लास्ट में क्या है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। आपने कोई मेडिसिन बनाई, कोई दवा बनाई, कोई केमिकल बनाया, प्रोटीन बनाई, उसकी सेफ्टी की भी टेस्टिंग तो करनी है। कहां करेंगे, एकमात्र बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, मॉडल है आपके पास, कौन, माइस। सवाल मैं पूछ सकता हूं आपसे यहां से, बताइए रैट में, माइस में और माउस में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़े विद्वान है तो बताइएगा हमको, ठीक है, इंतजार करेंगे। नेक्स्ट है एथिकल इशू। अच्छा एथिकल इशू क्या है, हम ऐसे डेवलपिंग कंट्री में बिलोंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, जहां पे कुछ हो ना हो, प्रोग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन डिटेरियोरेशन में इशू जरूर क्रिएट करते हैं। आप साइंस के किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में जहां काम करने स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे एथिकल इशू, रिलीजियस इशू, इमोशनल इशू, सोशल इशूज। तो इशूज ज्यादा है, सोल्यूशंस कम है। तो यहाँ पे क्या आया कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या करेंगे, इसमें ये नुकसान है, जानवर मर गया तो, साइड इफेक्ट हो गया तो, ये हो गया तो, अरे हो गया, रिस्क है तभी तो पॉसिबिलिटी है, तभी तो जब टेक्निक बन जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा ना, सबसे पहले वही लोग आएंगे मरते हुए, सबसे लाइन लगा के कि हमको दीजिए। क्यों, जरूरत तो सबसे ज्यादा उन्हीं को है ना, इशू भी वही क्रिएट कर रहे हैं। तो एथिकल इशू में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया था बेटा, कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट का, कि हमको रिजल्ट नहीं पता होता है कि क्या बनने वाला है, क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, इशू क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक संस्था, इसका नाम है GEAC, जिसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
ये आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जेनेटिक रिसर्च कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप में करिए चाहे एनिमल में करिए, ये आपको अप्रूव करेगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपका रिसर्च कहां तक है, प्रेडिक्टेबल कितना है, रिजल्ट कितना चांसेस है, रिस्क ले सकते हैं या नहीं, ये अप्रूव करेगी, तब आप जाके जेनेटिक रिसर्च कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पे काम कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्लांट में दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लांट बोलते नहीं है ना, जिस दिन से प्लांट ने बोलना तो गए माई सेल्फ मैंजीफेरा इंडिका यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डू एनी अनएथिकल रिसर्च, तो अब उस समय क्या होगा, अब उस समय आपके लिए दिक्कत होगी, आप मना करेंगे अरे भैया मैंगो तो बोल रहा है, मेरा नाम आम है, आप मेरे ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, तो सारे प्लांट इकट्ठा जाएंगे, माई सेल्फ हापुस अल्फांसो आम, अब हम रिसर्च करेंगे आप चौसा पे या उस पे दशहरी पे, तो हम लोग केस कर देंगे, तब आप वहां से पीछे हटेंगे ना, प्लांट तो बोलता है नहीं, रिस्पॉन्सिबल है नहीं, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा इस में, इसलिए आप चढ़ बैठे हुए हैं उसके ऊपर। लास्ट में आता है बायोपायरेसी, सबसे बढ़िया टॉपिक हमको यही लगता है भैया, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है, प्रोडक्ट को चुरा लीजिए, स्टार्टिंग से लेके आज तक हमेशा यूरोपियन कंट्रीज ने यही किया है, मेरे ख्याल से अगर जहां मैं सही हूं, उन्होंने क्या किया, वो आए आपके रिसोर्स को यूटिलाइज किया, चुराए और लेके चले गए, चुराया यहां तक तो ठीक था, उसको पेटेंट करा लिया कि हम ही बनाएंगे हम ही बेचेंगे, आप हमको रॉ मटेरियल दीजिए और उसका जो है हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना के आपको ट्रांसफर करेंगे, आप यूज नहीं कर पाएंगे उसका। तो ये क्या था, बायोपायरेसी, प्रोडक्ट को चुराया गया और हमको ही बेच रहे हैं और हमसे पैसा ले रहे हैं डबल। तो कुछ रूल्स आए इसमें, 1997 में अमेंडमेंट पास हुआ, गवर्नमेंट ने बनाया, यूएन ने बनाया, जिसमें ये आया कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज को अपना बना लिया है, अब उनको ये वापस करे, इनका वो पेटेंट राइट क्या करे, रिलीज करे। उसमें से कुछ के नाम है, जैसे बासमती राइस, बासमती राइस क्या है, इंडिया का राइस था, लेकिन कुछ कंट्रीज ने कुछ नहीं, नाम ले लो सीधा सीधा ना, वही आए थे, यूके वाले आए थे, उन्होंने क्या किया, ले गए यहां से और उसको 27 वैरायटी को, 27 वैरायटीज ऑफ द बासमती राइस उन्होंने रख लिया अपने पास और पेटेंट कर लिया अपने नाम पे कि हम बेचेंगे। नॉट ओनली द राइस, यहां पे आप बात करेंगे हल्दी की, किसकी, टर्मरिक की भी बात कर सकते हैं, टर्मरिक की बात करेंगे, नीम की बात करेंगे, तो टर्मरिक, नीम, तुलसी, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल वैल्यू है, और इंडिया में ये कई सालों से, हमेशा से, बचपन से, बहुत सालों से हम लोग देखते हैं घरों में, रीति रिवाजों में, रिचुअल्स में, त्योहारों में यूज करते आए हैं। वो आए, इसको चुरा के लेके चले गए, चुरा के लेके चले गए और उसका कंटेंट बना के यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट ने सेक्रीफाइस किया, वर्क किया, रिसर्च किया उस पर, और बाद ढूंढा कि नहीं हमारे यहाँ यूज होता है, ये देखिए इसका रिजल्ट, प्रूफ हमारे पास है, और आपने चोरी किया, चोरी का इल्जाम लगाया, लांछन लगाया, बेइज्जत किया समाज के सामने, तब जाके वो माने अच्छा हाँ हमने गलती की, सॉरी, ये लीजिए अपना प्रोडक्ट ले जाइए वापस। तो अब वो हमारे पास वापस है, वरना जो आप अभी चाय बनाते हैं, हल्दी यूज कर लेते हैं ना, तो पर्टिकुलर किसी ब्रांड का हल्दी आता और आप खरीदते हो, पैसा देते अच्छा खासा, उगाना है खेतों में तब भी आपको पैसा देना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, भैया हमको लाइसेंस दीजिए, हम हल्दी लगाना चाहते हैं, हम नीम उगाना चाहते हैं, तो हमारे पास इनका लाइसेंस है। तो वो जो पायरेटेड प्रोडक्ट थे उनको कैंसिल आउट कर दिया गया और वो रिलीज कर दिए गए। अब उनका पेटेंट उसी पर्टिकुलर जिस कंट्री के रिसोर्स थे उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं है। डन। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सीरीज के साथ। आई थिंक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बचा हुआ है, ठीक है, तो अगले टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।